हेलो डियर बैंकर्स, नमस्कार। आप सभी दोस्तों का स्वागत है CAIB इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीरीज में, जहां पर हम आपके साथ जुड़ते हैं ABM एडवांस बैंक मैनेजमेंट पेपर 1 के लिए। तो आज का जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, उस इंपॉर्टेंट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे डिफर्ड पेमेंट गारंटी, डिफरेंस बिटवीन द टर्म लोन एंड अप्रेजल एंड टर्म लोन अप्रेजल और प्रोजेक्ट अप्रेजल। ठीक है, तो इसको आज हम लोग कवर करेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्लास को। मेरा नाम है अरविंद सर और आप हमारे टेलीग्राम JAIB CAIB बाय अरविंद सर पर जुड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, साथ ही साथ अगर हम बात करें तो क्या होता है डिफर्ड पेमेंट गारंटी, तो जैसा कि नाम में छुपा हुआ है, डिफर्ड पेमेंट गारंटी यानी भविष्य में भुगतान के लिए दी गई गारंटी ही डिफर्ड पेमेंट गारंटी कहलाती है। So when the purchaser of a fixed assets does not pay to the supplier immediately but pay according to an agreed repayment schedule and the bank guarantees this repayment, the guarantee is called DPG। नहीं समझ में आया? समझ लेते हैं कि मान लीजिए कोई बायर है, ये कोई कौन है? बायर है। और बायर ने सेलर से, किससे दोस्तों? सेलर से कोई सामान खरीदा, कोई फिक्स एसेट्स यानी कोई मशीन खरीदी। क्या खरीदी? मशीनरी खरीदी, और इसकी कॉस्ट ज्यादा है। तो इन्होंने कहा कि हम आपको पूरा पैसा एक बार में पे नहीं कर पाएंगे, इस पैसे को हम आपको इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे। इंस्टॉलमेंट में क्या करेंगे? पे करेंगे। ठीक, तो जब ये कंडीशन बनती है तो सेलर कहेगा ठीक है आप इंस्टॉलमेंट में पे कर दो, बट आप मुझे बैंक से क्या दिला दो? गारंटी। तो अब ये जो पैसा इंस्टॉलमेंट में पे करना है, बायर अपने बैंक के पास जाएगा और अपने बैंक से क्या दिलाएगा? बेनिफिशियरी यानी सेलर को क्या दिलाएगा? गारंटी। गारंटी दिलाएगा। और ये जो गारंटी होगी किसके रिगार्डिंग होगी? कि ये जो इंस्टॉलमेंट भविष्य में पेमेंट होनी है इसके रिगार्डिंग। तो इसी को कहा जाता है DPG यानी डिफर्ड पेमेंट गारंटी। ठीक, अब इस केस में होता क्या है कि सेलर को जो भी बायर पैसा देगा, मान लीजिए बायर ने कहा कि मैं आपको ये 1 करोड़ की मशीन है और इसको मैं 3 साल में पे करूंगा। ठीक, तो 3 साल में ये कब डिफॉल्ट कर दी ये नहीं पता ना, और 3 साल के लिए सेलर का पैसा फंसा है। तो बैंक, सेलर क्या कहता है बायर से कि अगर आप डिफॉल्ट कर दिए तब क्या होगा? तो इस जो रीपेमेंट होनी है, इस रीपेमेंट, ये जो रीपेमेंट होनी है इसका डिफॉल्ट ना हो, और अगर डिफॉल्ट होता है तो जिम्मेदारी कोई ले ले, वो गारंटी कहलाती है डिफर्ड पेमेंट गारंटी। सो अगर ये बायर डिफॉल्ट करेगा तो फिर जिम्मेदारी किसकी हो जाएगी दोस्तों? बैंक की जिम्मेदारी हो जाएगी सेलर को रीपेमेंट करने की। तो इसी गारंटी को हम लोग डिफर्ड पेमेंट गारंटी के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, सो दिस इज अ नॉन फंड बेस्ड मेथड फॉर फाइनेंसिंग परचेज ऑफ अ फिक्स एसेट्स। यानी अगर कोई भी बायर कोई भी फिक्स्ड एसेट्स परचेज करना चाहता है, फिक्स्ड एसेट्स परचेज करना चाहता है, तो फिक्स एसेट्स के लिए ये नॉन फंड बेस्ड फाइनेंसिंग सुविधा कहलाती है डिफर्ड पेमेंट गारंटी, DPG। ठीक है दोस्तों, नाउ अगला पॉइंट क्या है? डिफरेंस बिटवीन द टर्म लोन अप्रेजल एंड प्रोजेक्ट अप्रेजल। देखो दोनों ही लोन ऐसे हैं जो कि लॉन्ग टर्म के लिए प्रोवाइड किए जा रहे हैं, इसीलिए इनमें डिफरेंस जानना जरूरी है। टर्म लोन जो कि लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए बैंक प्रोवाइड करता है, वहीं प्रोजेक्ट अप्रेजल, प्रोजेक्ट फाइनेंस किसी विशेष प्रोजेक्ट के लिए लॉन्ग टर्म के लिए प्रोवाइड किया गया फाइनेंस। तो यहां पर हम लोग डिफरेंस को समझेंगे। पहला पॉइंट, इन प्रोजेक्ट फाइनेंस ऑल द फाइनेंशियल नीड ऑफ द एंटरप्राइज इंक्लूडिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड इंक्लूडिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आर अप्रेज्ड। तो जब भी प्रोजेक्ट फाइनेंस की बात आती है, किसकी बात आती है दोस्तों? प्रोजेक्ट फाइनेंस की बात आती है, तो उनको जितनी भी फाइनेंशियल नीड होती हैं जिसमें एंटरप्राइजेस को, उसमें वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को भी इंक्लूड किया जाता है। तो इसका अप्रेजल कौन करता है? बैंक करता है। और क्यों करता है? दिस इज बिकॉज द टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म फंड इंक्लूडिंग मार्जिन मनी फॉर वर्किंग कैपिटल, ये सभी चीजों को एनालिसिस करना होगा लेंडर को, इसके लिए वो प्रोजेक्ट फाइनेंस को अप्रेजल करता है। मार्जिन मनी फॉर वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या है? द एडिशनल अमाउंट दैट अ बिजनेस मस्ट मेंटेन ओवर एंड अबव इट्स रेगुलर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट टू मीट अनफोर्सीन एक्सपेंसेस। तो एक एडिशनल अमाउंट जो कि अनफोर्सीन एक्सपेंस यानी कभी भी खर्चा आता है, उस खर्चे से निपटने के लिए क्या करता है? मार्जिन मनी फॉर वर्किंग कैपिटल, अतिरिक्त अमाउंट को कस्टमर को रखना होता है। आफ्टर असेसिंग द टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म फंड, जब बैंक लॉन्ग टर्म फंड की टोटल रिक्वायरमेंट को असेस कर लेता है, द बैंक डिसाइड अपॉन द अमाउंट ऑफ टर्म लोन
टू सैंक्शन एंड द कंट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोमोटर। ठीक, तब बैंक क्या करता है, डिसाइड करता है उस अमाउंट को जो टर्म लोन के लिए सैंक्शन करना है, और प्रोमोटर का कितना कंट्रीब्यूशन होगा इसको भी वहां पे एनालाइज किया जाएगा। बी पॉइंट, इफ एन एग्जिस्टिंग एंटरप्राइज वांट टू परचेज अ फ्यू machineries which are not going to have a major impact on the volume or composition of the business, it will serve little purpose to have a detailed examination of techno-economic feasibility, managerial competence, IRR, internal rate of return, etc. अब इनका कहना क्या है कि अगर कोई ऑलरेडी बिजनेस कर रही एग्जिस्टिंग एंटरप्राइज है और वो परचेस करना चाहता है कुछ मशीनरी को, और उस मशीनरी को परचेस करने से अगर उस ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस वॉल्यूम पर या बिजनेस कंपोजिशन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ना, सो इट विल सर्व लिटिल पर्पस टू हैव अ डिटेल एग्जामिनेशन। बस यहां पर फिर उन्हें क्या करना होगा, टेक्नो इकोनॉमिक वाइबिलिटी, मैनेजरियल कंपिटेंस और IRR, इन सभी चीजों को एनालिसिस करना होगा। ठीक है, सो इट मे बी इनफ फॉर द बैंक टू examine the projection for next 2-3 years to find out the DSCR is at satisfactory level। बस यहां पर ये सभी चीजें, सॉरी यहां पे क्या बताया मैंने, फीजिबिलिटी, मैनेजरियल कंपिटेंस, IR, इन सबको कैलकुलेट नहीं करना होगा। यहां पे सिर्फ 2 से 3 साल के लिए DSCR को कैलकुलेट करना होगा, डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो, यानी बोरोवर की वो एबिलिटी जिसके तहत बैंक की इंस्टॉलमेंट और जो प्रिंसिपल है या इंटरेस्ट है वो रिटर्न कर पाएगा या नहीं। अगर इसको कैलकुलेट करना चाहता है तो वहां पे बैंक DSCR को कैलकुलेट करता है। सो डेट सर्विस कवरेज रेशियो मेजर्स द फर्म अवेलेबल कैश फ्लो टू पे करंट डेप्ट ऑब्लिगेशन, अपने करंट डेप्ट ऑब्लिगेशन को रीपे कर पाएगा, इसके लिए DSCR को कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, नाउ इन केस ऑफ लोन टू इंडिविजुअल ऑल्सो, यदि किसी व्यक्ति विशेष को लोन दिया जा रहा है, लाइक हाउसिंग लोन, एजुकेशन लोन एक्सेट्रा, इट मे बी इनफ टू एग्जामिन द प्रोजेक्टेड DSCR टू जज द वायबिलिटी। तो ये जो DSCR है, डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो, इंडिविजुअल लोन में भी जजमेंट करने के लिए कि लोन वापस आ जाएगा, वायबिलिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए इंडिविजुअल लोन में भी कैलकुलेट किया जाता है। नाउ however, the basic principle of appraisal of the project or a stand-alone term loan are not different, and if one is clear about project appraisal, the appraisal of stand-alone term loan proposal is even simpler। तो अगर आपसे बात किया जाए तो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अप्रेजल ऑफ प्रोजेक्ट, किसी भी प्रोजेक्ट के अप्रेजल के लिए जो बेसिक प्रिंसिपल है, या स्टैंड अलोन टर्म लोन, नॉट डिफरेंट, इनके लिए अलग अलग प्रिंसिपल यूज नहीं होते हैं। इफ वन इज क्लियर, अगर एक चीज क्लियर है अबाउट द प्रोजेक्ट अप्रेजल, देन द अप्रेजल ऑफ स्टैंड अलोन टर्म लोन प्रपोजल इज इवन सिंपलर, तो आप उसे भी आसानी से कर सकते हैं। अब जब प्रोजेक्ट अप्रेजल की बात करते हैं तो इन्हें प्रोजेक्ट अप्रेजल कैन बी ब्रॉडली टेकन द फॉलोइंग स्टेप्स। सबसे पहला होता है अप्रेजल ऑफ मैनेजरियल एस्पेक्ट्स, सेकंड होता है टेक्निकल अप्रेजल, थर्ड होता है इकोनॉमिक अप्रेजल। तो अब क्या होता है, मैनेजरियल एस्पेक्ट्स यानी जो ऑपरेशंस रन करेंगे ऑर्गेनाइजेशन का, प्रोजेक्ट का, टेक्निकल अप्रेजल और इकोनॉमिकल अप्रेजल। सबसे पहले हम बात करेंगे मैनेजरियल एस्पेक्ट्स की। सीकिंग द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, जब हम मैनेजरियल एस्पेक्ट्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं तो हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर चाहिए होते हैं। सबसे पहले, व्हाट आर द क्रेडेंशियल ऑफ द प्रमोटर्स, कौन कौन इस प्रोजेक्ट को रन करने के लिए प्रमोटर्स हैं, यानी जो इस प्रोजेक्ट की ओनरशिप के साथ इसमें पैसा लगा रहे हैं, उनको आइडेंटिफाई करना, उनके क्रेडेंशियल आइडेंटिफाई करना। व्हाट इज द फाइनेंशियल स्टेक ऑफ प्रमोटर इन द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट में जो प्रमोटर है उसने कितना पैसा लगाया है। कैन दे ब्रिंग एडिशनल फंड इन केस ऑफ कॉन्टिजेंसीज अराइजिंग आउट ऑफ डिले इन प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन एंड चेंज इन मार्केट कंडीशन, यदि प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन में देरी होती है या बाजार में कोई भी चेंजेस आते हैं और इस वजह से अगर प्रोजेक्ट फाइनेंस के लिए, प्रोजेक्ट के लिए एडिशनल फंड की रिक्वायरमेंट है, तो क्या प्रमोटर एडिशनल फंड अरेंज कर पाएंगे। इसके बाद लिखा है व्हाट इज द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, किस तरह क्या बिजनेस ये रन कर रही है ऑर्गेनाइजेशन, और हु आर द की पर्संस टू बी अपॉइंटेड टू रन द बिजनेस, किन व्यक्तियों को अपॉइंट किया गया उस बिजनेस को रन करने के लिए। ये होता है दोस्तों मैनेजरियल एस्पेक्ट्स। नाउ अब टेक्निकल एस्पेक्ट्स में भी हमें कुछ स्टेप्स को समझना होता है। किस लोकेशन पे हमारा प्रोजेक्ट होगा,
प्रोडक्ट टू बी मैन्युफैक्चर्ड, कौन से प्रोडक्ट बनेंगे, प्रोडक्शन प्रोसेस और अवेलेबिलिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होगी, एंड प्रोवाइडर ऑफ टेक्नोलॉजी कौन है। इसके बाद डिटेल ऑफ प्रपोज्ड कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्टर फॉर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, वेस्ट डिस्पोजल एंड पॉल्यूशन कंट्रोल, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल और मार्केटिंग अरेंजमेंट्स। तो इन सभी एस्पेक्ट्स को हम लोग टेक्निकल अप्रेजल में देखते हैं। वहीं पे जब हम इकोनॉमिकल अप्रेजल की बात करते हैं तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जो भी पैसा लगाया है उस पर कितना परसेंट का रिटर्न मिल पाएगा। द यूजुअल मेथड यूज आर एनपीबी, नेट प्रेजेंट वैल्यू, आईआरआर, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, पे बैक पीरियड, कॉस्ट बेनिफिट रेशियो, अकाउंटिंग रेट ऑफ द रिटर्न एक्सेट्रा, इनको कैलकुलेट किया जाता है। ब्रेक इवन एनालिसिस में आप प्रोजेक्ट विद अ हाई ब्रेक इवन पॉइंट इज कंसीडर्ड रिस्कियर, अगर किसी बिजनेस का या प्रोजेक्ट का जो ब्रेक इवन मतलब जितना खर्चा लगा उतना पैसा निकालना हो, तो जैसे 10 लाख लगा, 10 लाख निकालना है बिजनेस से, मैंने 10 लाख लगाया, अब 10 लाख का मैं सामान बेच के 10 लाख कमाऊं तो ब्रेक इवन पॉइंट होगा। तो अगर किसी भी बिजनेस का ब्रेक इवन हायर है तो वहां पे रिस्क ज्यादा होता है, जिसका ब्रेक इवन कम होता है वहां प्रॉफिट को अर्न करने की चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है दोस्तों, यही बताया गया है। सेंसिटिविटी एनालिसिस, एज मार्केट कंडीशन आर अनसर्टेन, बाजार की स्थितियां हमेशा अनिश्चित होती हैं। अ स्मॉल चेंज इन प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल और फिनिश्ड गुड मे हैव ड्रेस्टिक इंपैक्ट ऑन द वायबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट, अगर रॉ मटेरियल या गुड्स के फाइनल गुड्स के प्राइस में थोड़ा भी चेंज आता है तो ड्रास्टिक इंपैक्ट पड़ता है वायबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट। तो सेंसिटिविटी एनालिसिस एग्जामिन्स सच इंपैक्ट, तो यहां पर इन इंपैक्ट को समझने के लिए सेंसिटिविटी एनालिसिस भी करना होता है। तो दोस्तों ये था हमारा डिफर्ड पेमेंट गारंटी एंड प्रोजेक्ट फाइनेंस अप्रेजल और टर्म लोन अप्रेजल के बीच में डिफरेंस। आई होप चीजें क्लियर हो गई होंगी, आसान है बिल्कुल, और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चंस आते हैं। और CAIIB को अगर आप टारगेट करते हैं तो आप हमारे CAIB महापैक वन स्टॉप सोल्यूशन के साथ जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको सभी करंट और अपकमिंग लाइव बैचेस एक ही महापैक में मिलेंगे, दोबारा पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। हाँ, डिपेंड करेगा कि आपकी वैलिडिटी कितने दिन की है। सेकेंड थिंग, आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगे, साथ ही साथ आपको ई बुक्स मिलेंगी 500 प्लस मॉक्स एंड क्विजेस आपको मिलेंगे, और आपको मिलेगा 24/7 डाउट सोल्यूशन। तो इतनी सारी सेवाएं एक ही महापैक में। सो कंप्लीट प्रिपरेशन आप कर सकते हैं हमारे महापैक के साथ, और सब्सक्राइब कर सकते हैं 6 मंथ, 12 मंथ एंड 24 मंथ महापैक। 6 मंथ महापैक 3,499, 12 मंथ महापैक 4,999 और 6,999 में 24 मंथ महापैक अवेलेबल है। हमारा न्यू बैच गोल फाउंडेशन प्लस एमसीक्यूज, यानी आपके कंसेप्ट्स भी स्ट्रांग होंगे, साथ ही साथ आप एमसीक्यू के फॉर्म में भी क्वेश्चंस को समझ पाएंगे, कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, कैसे केस स्टडी बेस आते हैं, उनको आप कवर कर सकते हैं। और जून 2025 के एग्जाम को टारगेट कर सकते हैं 2,499 रुपए मात्र में। इंडिविजुअल फाउंडेशन कोर्सेज भी आपके लिए अवेलेबल हैं दोस्तों, मात्र 999 में। अगर आपका कोई इंडिविजुअल पेपर है तो आप उसके साथ जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को कंप्लीट परफेक्शन के साथ तैयारी कर सकते हैं। ठीक ऐसी ही हम आशा करते हैं, और फर्स्ट अटेम्प्ट में अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। तो दोस्तों आप जुड़ जाइए फटाफट। और हाँ, आज या जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हम आपके साथ कवर कर रहे हैं उनको आप रिवाइज जरूर करते चलिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और आपकी परीक्षा में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल, गुड नाइट।